हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। सो आज मैं आई हूँ यूनिट नंबर 7 के साथ। वन शॉट जल्दी से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, जेनेटिक्स विद एवोल्यूशन का कनेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉन्सेप्चुअल। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का वन शॉट। तो यहां पर हम देखते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? सो जेनेटिक्स, इट इज अ सब्जेक्ट which deals with, किससे डील करता है ये? Inheritance as well as variation of characters from parents to offsprings. Inheritance is a process, ये एक process है by which characters are passed on from parent to progeny. It is a basis of heredity. Variation क्या है? Degree by which progeny differ from their parents. कितना डिग्री वो अलग है अपने पेरेंट्स से, हम कितना अलग दिखते हैं, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। अच्छा, ह्यूमंस का ये जो है अनसाइंटिफिकली समहाउ दे न्यू इट एज अर्ली एज 8000 से 1000 BC में भी इसका उपयोग, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन, देखा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड थे द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाया गया एज पर द चॉइस ऑफ द ह्यूमंस नीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट possessed डिजायरेबल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब कि जो हम दो अच्छे प्रोजेनीज, मेल फीमेल के अच्छे वर्जन देख रहे हैं, उनका कैरेक्टर में कोई अच्छी बात देख रहे हैं, तो उनका ब्रीडिंग करवाना, राइट। तो उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन में यूज करना है फॉर एनिमल हस्बेंड्री and various other products which we know in this. From ancestral wild cows, we have well-known Indian breeds, जिसमें साहिवाल cow in Punjab is very famous. We must, however, recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of this phenomenon. उनको इसका outcome तो पता था, लेकिन इसमें कितने benefits हैं, ये साइंटिफिक इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये उनको नहीं पता था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल के बारे में, दैट इज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सो मेंडल, इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस ने कुछ path follow किया, and there we talk about none other than the father of genetics, Gregor Mendel. उनकी hybridization experiments on garden pea, 7 years के इस experimentation जो पूरा प्रोग्राम था उनका, 1856 to 1863 proposed laws of inheritance in living organisms. तो इस टाइम पे उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर statistical analysis यूज किया, मैथमेटिकल लॉजिक उन्होंने अप्लाई किया इन द प्रॉब्लम्स टू सॉल्व बायोलॉजी, यानी उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर। His experiments had a large sampling size. ये उनके कुछ benefits थे, greater credibility हुई, data that he collected. फिर confirmation of his inferences from experiments on successive generation of his test plants proved, उन्होंने ये prove किया that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. Usually Greek थिंकर्स, फिलोसोफर्स से बायोलॉजी का ओरिजिन होता है, वो एक तरह से ओरिजिन तो है लेकिन काफ़ी स्लो, क्योंकि उसमें ज़्यादा थॉट्स प्रोसेस थे और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एप्लीकेशन बाद में डेवलप होती है, बायोलॉजी बाद में इवॉल्व होती है, तो इसीलिए वी आर हेडिंग लिटिल लेट एज कंपेयर टू द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। तो मेंडल इन्वेस्टिगेटेड इन द गार्डन पी प्लांट, ठीक है, that manifested as two opposing traits. कैरेक्टर एक पर्टिकुलर फीचर जिसको पढ़ा जाएगा, जैसे लेंथ एक कैरेक्टर है जिसमें दो ट्रेट्स हो सकते हैं, टॉल एंड ड्रॉफ। तो वो जो दो वर्जन्स हैं उस कैरेक्टर लेंथ के अंदर, वो है टॉल एंड ड्रॉफ, जो दो जीन्स में मतलब अलील्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। So tall or dwarf plants, yellow or green seeds. So a basic framework of rules governing inheritance was he used these patterns, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in them. उन्होंने foundation ले किया, उसके बाद post Mendelian genetics में improvement होती है और better scientific tools के साथ और भी नए हमने variations देखे, हमने
एक्सेप्शंस टू मेंडल्स देखे जो लॉज उनको फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो ये सब भी हम देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे बात करी जा रही है. व्हाट ही कंडक्टेड, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया उन्होंने, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स. अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन. कौन होता है ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स? जिसमें क्या होगा, हैविंग कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से ये कंफर्म है कि थ्रू आउट जो फिनोटाइप है वो स्टेबल है, उसमें कोई और कॉन्ट्रास्ट मतलब ट्रेट नहीं आ रहा है सक्सेसिव जनरेशन तक, तो वो सेल्फ पॉलिनेट करते गए, वो प्योर लाइंस हैं. फिर उन प्योर लाइंस की 2 वेराइटीज को उन्होंने क्रॉस करा. So it shows a stable trait inheritance and expression for several generations. Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds, yellow or green seeds, इन्फ्लेटेड फुल और कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन और येलो पॉड्स. आप यहाँ पे जल्दी से इसको हम देख सकते हैं. यू हैव टू रिमेंबर स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्रॉप, फ्लावर कलर वॉयलेट एंड वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, पॉड शेप इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड मतलब इन्फ्लेटेड जिसमें बहुत अच्छे से सीड्स भरे मटर के दाने, और कंस्ट्रिक्टेड जिसमें उसमें नैरोनेस है, कम है, छोटे साइज के ग्रेन्स है. पॉड कलर ग्रीन और येलो, ठीक है. सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड. फर्स्ट लेटर्स जो है वो डोमिनेंट है और जो सेकंड वाले हैं वो रेसेसिव. सीड कलर येलो एंड ग्रीन. तो आपको ये ध्यान रखना है पॉड कलर और सीड कलर में कॉन्ट्रास्ट है. बी वेरी केयरफुल. यहाँ स्टूडेंट्स कई बार मिस्टेक करते हैं, एग्जाम्स देके आते हैं तो बताते हैं कि ये हमारा गड़बड़ हो गया, तो डोंट डू दैट. तो ये सारे विथ फिगर्स आपको याद रखने हैं, सेम थिंग्स. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. वन जीन इनहेरिटेंस, तो ये है बिल्कुल शॉर्ट में जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिट नंबर 6 में देखा था, सेम थिंग है. रिमूवल ऑफ एंथर्स, इमैस्कुलेशन, ठीक है. फिर देन बैगिंग, इसके बाद जब पिस्टल रिसेप्टिव हो जाती है, रेडी है पोलन अटेंड करने के लिए, उसकी मैच्योरेशन रेडी है, तब उसको बैग को ओपन करके डिजायर्ड पोलन्स उसमें स्प्रिंकल किया गया, उसको रीबैग किया गया. तो इस तरह से ये अचीव हुआ है. अगर इसमें देखें तो उन्होंने स्पेशली हाइट के ऊपर देखा है कि पी प्लांट्स की हाइट में उन्होंने टॉल एंड ड्रॉफ के ऊपर ही किया है. यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं हमेशा यूजिंग सीड्स एंड देन फर्स्ट फीलियल जनरेशन. F1 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फीलियल जनरेशन, उनकी सेल्फिंग होती है. फिर कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हुआ है जिससे F2 जनरेशन आया है. नो ब्लेंडिंग एट एनी स्टेज, ये इसका कंक्लूजन था. So here you can see that what we have to see here, he collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. So this generation is also called filial 1 progeny or F1. यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी है. The tall and the dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending. That is called the offsprings were either tall or dwarf. None were of the in between heights. ठीक है, बट देर आर एक्सेप्शंस टू मेंडल विच वी हैव एग्जाम्पल्स बाद में इसमें आएगा इस चैप्टर में. नेक्स्ट है, बाकी आपको ये पूरा पुनेट स्क्वायर के बेसिस पर हम इसको देख सकते हैं. 1/4 एक बॉक्स 25% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है या 1/4 ऑफ द टोटल 4 बॉक्सेस ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पर हम मेल शो करते हैं पोलन्स और यहाँ पे फीमेल एग्स. तो यहाँ पे हम गैमीट्स रखेंगे तो वी कैन गेट द पोलन कॉम्बिनेशन एंड विद द एग्स. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर yes, something was being stably passed. मेंडल ने क्या प्रपोज किया कि कुछ ऐसा है जो बहुत stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generations. He called these as factors. अब हम उनको जीन्स के नाम से जाना जाता है. जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म. और यही हम अगले चैप्टर जब हमें इसमें वीडियो में देखेंगे कि मॉलिक्यूलर के अंदर इसको अब हम सिस्ट्रॉन कहते हैं जीन को, अब लेटेस्ट इन द जेनेटिक्स. सो पहले फैक्टर, फिर जीन्स, अब सिस्ट्रॉन. सो जीन्स विच कोड फॉर अ pair of contrasting traits are known as alleles and they are slightly not मतलब too much slightly different forms of the same gene जिसको हम पढ़ेंगे in the terms of modified genes. ठीक है, जिसमें कोई स्लाइट चेंज आ गया है, म्यूटेशन आ गई है,
तो दे गेट मॉडिफाइड, दैट इज अ थीम हियर. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल टॉल के लिए क्या होगा, मतलब टॉल एंड ड्वार्फ, कैपिटल टी स्मॉल टी आर द अलील्स ऑफ ईच अदर फॉर द हाइट. यहां पर हम देख सकते हैं पुनेट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है. सो आइडेंटिकल आर होमोजाइगस, लाइक कैपिटल टी अगर दोनों अलील सेम है दे आर होमोजाइगस. स्मॉल टी अगर वो है रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन जो एक्सप्रेस होता है. एंड ये जीनोटाइप्स कहलाते हैं. ये अल्फाबेट्स का लिखने का स्टाइल जीनोटाइप है, और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स टॉल एंड ड्वार्फ उसका फिनोटाइप है कि वो दिखता कैसा है, एक्सप्रेशन. सो व्हेन व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ अ प्लांट दैट हैड अ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दैट इज टॉल, राइट. यहां पर now in a pair of dissimilar, जिसको heterozygous condition कहते हैं, factors, one dominates the other as an F1 and hence is called the dominant factor, while the other factors is recessive. So इस case में capital T for tallness is dominant over small t for dwarfness, that is recessive. Next is do not use capital T for tall and small d for dwarf because you will find it difficult to remember whether capital T and small d are alleles of the same gene or character or not. इसीलिए एक कैरेक्टर के एलील्स को एक ही सिंगल अल्फाबेट से जाना जाता है. मेंडल के केस में मोस्टली उन्होंने डोमिनेंट वाले लेटर को यूज किया. मॉर्गन में ये चीज नहीं दिखेगी आपको, right? So be very careful about it. So alleles can be similar as in the case of homozygotes, capital D and capital T, small t, or can be dissimilar as in the case of the heterozygotes, capital T, small t. Since the capital T, small t plant is heterozygous for genes controlling one character height, it is monohybrid, and the cross between capital T and small t's is a monohybrid cross क्योंकि at a time एक ही character को देखा गया. Next, from the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer when the tall and the dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. So this segregation of alleles is a random process. So there is a 50% chance of gamete containing either allele, as has been verified by the result of the crossings. Next is, अब हम यहाँ पे से देख रहे हैं ये वाला boxes. यहाँ पर हमने देखा, so what is the phenotype and the genotype ratio? So phenotypic ratio tall is to dwarf 3:1 and genotypic ratio 1:2:1. So what is the conclusion out here? So what is the conclusion? So let's see. Hybrids contain alleles which express contrasting traits. The plants are heterozygous. Next, यहाँ पर जब हम F1 और F2 formation show करते हैं, plants can be understood from a diagram which is called as Punnett square, जो इसमें show किया हमने. It was developed by British geneticist Reginald C. Punnett. A graphical representation to calculate the probability of all the possible genotypes of offsprings. Remember, Punnett से हमें genotype of the offspring पता चलता है ना, genetic cross. The possible gametes are written on two sides. Usually the top row and the left column. Top row is usually for males and the left column is for the female. All possible combinations are represented in box below in the squares, which generates a square output form. सो पुनेट स्क्वायर जो यहाँ पे शो कर रहा है उन्होंने हमने देख ही लिया है. सिंबल्स मेल एंड फीमेल के सिंबल है. ये फीमेल है ऐसे O और प्लस, और O ऐसे एरो इज अ मेल, आर यूज्ड टू डिनोट द फीमेल एग्स एंड मेल पोलन ऑफ द F1 जनरेशन रेस्पेक्टिवली. F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t when self-pollinated produce gametes of the genotype capital T and small t in equal proportions. So 50-50% chances of pollination with the egg of capital T and small t in that generation F2 के लिए. So as a result of random fertilization and the resultant zygotes can be of the genotypes these, ये हमें पुनेट में मिल जाएगा, ठीक है. So within the genotypic pair, this capital T small t only one character capital T tall is expressed. Hence the character capital T or the tall is said to be dominant over the other allele small t or dwarf character. ठीक है. So that is a conclusion.
नाउ हेयर ऑल्सो ये कैसे एक्सप्रेस हुआ है, इट इज विच मैथमेटिक्स इज एक्सप्रेस्ड, सो दिस इज 1:4, 1/4 is to half is to 1/4 ratio of these genotypes. So is mathematically condensable to the form of binomial expressions ax plus by whole square. उसको ओपन करेंगे तो you will get this result. Next comes the law of dominance. So law of dominance के लिए हम देखेंगे one monohybrid cross में it is a principle. It says that principles of law of inheritance. First law of dominance, single trait monohybrid यानी एक ही ट्रेट को एट ए टाइम, मतलब कैरेक्टर को एट ए टाइम स्टडी करना इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और उसमें हमें क्या मिला, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मिला, राइट. So characters are controlled by discrete units called factors. Factors occurs in pairs, and in a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates over the other recessive. So proportion is 3:1 obtained at the F2. Law of segregation क्या कहता है? Law of segregation is based on the fact कि alleles do not show any blending. मतलब ये नहीं कि अगर small t capital मतलब ड्रॉफ का जीन अगर टॉल के साथ अलील है भी तो ये नहीं कि उसको बोलेगा इवेंचुअली से ये हमने क्रोमोसोम बनाया, ये सेंट्रोमियर का रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पर है कैपिटल टी, यहाँ इसके कॉन्ट्रास्ट में होमोजाइगस कंडीशन में होमोजाइगस पेयर है ये, ठीक है, ये स्मॉल टी है. तो ये ड्रॉफ के लिए जीन है, ये टॉल के जीन है. तो अगर ये जनरेशन में पूरा स्टे करते हैं तो ये नहीं कि टॉल वाला इसको मॉडिफाई कर दे या स्मॉल टी ड्रॉफ टॉल को मॉडिफाई कर दे. देयर इज नो चेंज इन देम. व्हेन दे सेग्रीगेट, वो बिना अपने आप को एक दूसरे को डिस्टर्ब किए जीन्स सेग्रीगेट हो जाते हैं सो दैट दे कैन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. गैमीट्स में वो सेग्रीगेट हो जाते हैं. So both the characters are recovered as such in the F2 generation. Though one of this is not seen at the F1. कौन नहीं seen था? ड्रॉफ वाला नहीं seen था, ये हमें ध्यान रखना है. So though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. Next, we talk about mathematical probability. From the preceding paragraphs, it is clear that though the genotypic ratios can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. So, उस केस में क्या होगा, मतलब अगर हमने phenotypes डायरेक्ट देख लिए तो हम उसके अंदर जो जीन है हमें नहीं पता. It's like कि टॉल इज डोमिनेंट, लेकिन उस टॉल प्लांट के अंदर हो सकता है एक छुपा हुआ जीन है, रेसेसिव जीन ऑफ अ ड्रॉफ. तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए टेस्ट क्रॉस होता है. टेस्ट क्रॉस, वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज दिस कॉम्पोजिशन, क्या वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. So therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. This is he called as a test cross, right? So this is, remember, we have to do like this. Next. So this is the test cross. This is very, very important. This is the test cross. फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं. ये होमोजाइगस रेसेसिव, सो इट इज लाइक अ बैक क्रॉस. बेसिकली टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस के अंडर में आता है. बैक क्रॉस का मतलब होता है जब एक वन ऑफ द पेरेंट एंड द F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड, ठीक है, यानी पेरेंट का गैमीट और उसके you can say their offspring, one of the offsprings का गैमीट लिया गया है. So this is possible in the controlled hybridization techniques only in the plant kingdom or in the animals. So here this is the case. लेकिन अगर ये पेरेंट रेसेसिव है, होमोजाइगस रेसेसिव, तो उसका नाम टेस्ट क्रॉस हो जाता है. आपको ये भी याद रखना है, all test cross are back cross, but all back cross are not test cross. ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बैक क्रॉस में डोमिनेंट पेरेंट विद F1 भी हो सकता है, ठीक है, इसीलिए वो फिर टेस्ट क्रॉस नहीं कहलाएंगे. सो होमोजाइगस रेसेसिव, दिस इज स्मॉल w, दिस इज
कंसिडर्ड कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो कैपिटल W। क्या इन्फ्रेंस आएगा इससे? रिजल्ट ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट, एंड इंटरप्रिटेशन क्या है कि अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, और इस केस में वही रेसेसिव पेरेंट, एंड यहाँ पर हीट्रोजाइगस डोमिनेंट वॉयलेट फ्लावर। तो यहाँ पर देखेंगे 50-50% चांसेस है वॉयलेट एंड वाइट, तो दिस इज अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। इस तरह से जीनोटाइप पता कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम चल रहे हैं उन टॉपिक्स पे जो मेंडल से हटके हैं, जिन्होंने नेचर में एक्सेप्शंस दिखाए हैं मेंडल के इनहेरिटेंस लॉ को ना फॉलो करके। सो लेट्स सी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब भी आपके पास क्रॉसेस में एग्जाम्पल आते हैं ये वाले, फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंटीरिनियम स्पीशीज, इस केस में या 4 o'clock प्लांट, प्लीज अंडरस्टैंड, आपको माइंड में ये रखना है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, तो आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो को सेम करना है, दैट्स इट, 1:2:1। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर है। सो द फिनोटिपिक रेशियोज हैज चेंज फ्रॉम 3:1 डोमिनेंट is to recessive ratio. What happened was the capital R was not completely dominant over small r in a heterozygous condition. तो colors dominant वाला completely dominant नहीं हो पाया in the presence of recessive, तो उसका blend हो जाता है, यहाँ पे blending हो जाती है. So let's see. So what is the concept of dominance? So why are some alleles dominant and some are recessive? चलो उसके लिए हमें पहले dominance का reason देखना होगा. इसके लिए है कि every gene contains information to express a particular trait. Now, in a diploid organisms, there are 2 copies of each gene as a pair of alleles. 2 alleles hai, need not always be identical. As in a heterozygous condition, they are never identical. One of them may be different due to some changes that it has undergone, about which you will study in mutation. So, which modifies. So, it is modified gene which is not able to express its enzyme, वो अपने express नहीं कर पा रहा है. Right? So which modifies the information that particular alleles contains. So that is here. Next अब हम बात कर रहे हैं theoretically the modified allele could be responsible for production of. So modified allele कौन होता है? Generally the recessive allele is a modified alleles. The normal or less efficient enzyme, a non-functional enzyme or no enzyme at all. तो यहाँ पर इसका पुनेट है, जल्दी से देख सकते हैं हम लोग. True breeding, पेरेंट आर ट्रू रेड, प्योर वाइट फिनोटाइप है, और गैमीट्स इसका कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन हेट्रोजाइगस कैपिटल आर स्मॉल आर इज अ पिंक, दे आर पिंक, F1 इज ऑल पिंक, और यहाँ पर F2 में हम देख सकते हैं F2 के पुनेट में जो भी हाइब्रिड्स हैं पिंक होंगे, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में सेम आ जाएगा वो, दैट इज ऑल हैपनिंग हियर. सो रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस में वो वाली बात है, जैसे पहले वाले में था इनकम्प्लीट में, ना तेरा ना मेरा, ठीक है, बीच का रखते हैं, और कोडोमिनेंस में तेरा भी और मेरा भी, बस सिंपल. सो कोडोमिनेंस में मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, राइट? सो इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप और द ट्रेट. So result is a transformation of a substrate. So such equivalent allele pairs are very, very common. So if the allele produces a non-functional enzyme या no enzyme, the phenotype may be affected. वो मतलब modified alleles की बात कर रहे हैं. Now the phenotype या trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele, क्योंकि उसी पे निर्भर करेगा कि अनमॉडिफाइड है तो अपनी रियल जो उसके जीन्स के अंदर एंजाइम बनने चाहिए टू कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट. वो आप यूनिट नंबर 3 बायोमोलिक्यूल्स मेरे एंजाइम्स वाले 1 शॉट्स में देख सकते हैं. सो वहां पर हम देखेंगे कि एक एंजाइम चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. तो पूरा फिनोटाइप एक अनमॉडिफाइड एलील पे डिपेंडेंट है. जो फंक्शनिंग एलील है, अनमॉडिफाइड इज फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप जो होना चाहिए नेचुरल में, वाइल्ड टाइप, is a dominant allele and the modified allele is generally the recessive allele. So the examples above, the recessive trait is seen due to non-functional enzymes because no enzyme is produced. ये concept basically codominance से पहले का है. dominance और recessive को explain करने का reason है यहाँ पर chemical enzyme के point of view से.
कोडोमिनेंस अब शुरू होगा, यहाँ पे शुरू होगा कोडोमिनेंस, दैट इज अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप. ABO blood groups are controlled by, so चलते हैं किसमें, ABO blood groups are controlled by, these are controlled by the gene capital I, लिखते हैं उस जीन को, blood group के जीन को capital I. The plasma membrane of the RBCs have sugar moieties या sugar chemicals जिसे polymers that protrude out from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene. So there are 3 alleles, IA, IB and small I for blood group O, recessive. So allele IA and IB produce slightly different form of the sugar, while allele small I does not produce any sugar. तो because humans diploid है, 3 alleles में से कोई ना कोई 2 कॉम्बिनेशन एट अ टाइम एक पॉपुलेशन में, एक ऑर्गेनिज्म में होगा, इंडिविजुअल में. पॉपुलेशन में फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? सो इन अ पॉपुलेशन, लेट्स सी. सो यहाँ पर हम देखेंगे पॉपुलेशन में allele from parent 1, allele from parent 2, genotype of the offspring, blood types of the offsprings. So this is how you can remember it, right? आप इसको स्क्वायर फॉर्म में भी रख सकते हैं, A B O and B form में भी. So who can give it to whom, right? So this is how we can remember it. Next is कि मतलब कौन किसको दे सकता है. O can give to all of them, right? O can give to all of them. So it's a universal donor. They can give themselves to the self. ये अपने आप को भी दे सकते हैं, selves को भी दे सकते हैं. And A can also give it to AB, right? B can also give it to AB. So AB is receiving from all of them. So AB is a universal recipient. So that is how it is. Next, examples में अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस केस में, when IA, IB are present together, so they both express their own types of sugars. जैसे कह रहा तेरा भी और मेरा भी. This is because of the codominance. दोनों का codominance है. Hence RBCs have both A and B type of sugars. So there are 6 different combinations of these 3 alleles that are possible, and therefore a total of 6 different genotypes of the human ABO blood types. Next is, यहाँ पे अब हम देखेंगे, there are more than 3 alleles governing the same character. Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made. So multiple alleles जब पूरा population, at an individual सिर्फ 2 alleles होंगे उसके अंदर blood groups के केस में. So occasionally a single gene product may produce more than one effect. इसको हम कहेंगे, so that is another thing. This is, for example, starch synthesis in pea plants is controlled by one gene. It has 2 alleles, capital B and small b. अब starch is synthesized effectively by, अगर सबसे बेस्ट इफेक्टिव होगा, काफ़ी बड़ा स्टार्च ग्रेन है तो इसमें राउंड सीड्स होंगे, तो स्मॉल बी में रिंकल्ड होंगे, स्मॉल स्टार्च है, बहुत कम स्टार्च है. लेकिन कैपिटल बी अगर इसका हम हेटरोजाइगस लें तो इसमें इंटरमीडिएट स्टेज का बनेगा, तो इसके कंपैरिजन में छोटा है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में, और सेकंड वाले में ही ज़्यादा है, एज कम्पेयर टू रिंकल्ड ही ज़्यादा है. So this is again a case of incomplete dominance. So if the starch grain size is considered as a phenotype, then from this angle allele shows incomplete dominance. तो starch और seed shape वाला आपको ध्यान रखना है, incomplete dominance में लेना है. Dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as how much on the gene, as much of the on the gene product and the production of a particular phenotype from that product. ये कितना वो phenotype effect दे सकता है, कितना वो substrate में substrate को product में convert कर सकता है, उसके enzyme की quality कितनी strong है, वो उसको dominant बनाता है. Inheritance of 2 genes पे आ जाते हैं dihybrid crosses. So this is basically parent generation. Round and yellow लिया है और wrinkled and green as a recessive. तो obviously दोनों के gametes आ गए. Gametes all round and yellow हो गए F1 generation में. लेकिन अब यहाँ पर कितने heterozygous condition है? 1 and 2. Capital R small r 1, capital Y small I y 1. तो यहाँ पे it is 2 ना, so it is 2 power 2. तो यानी कि 4. बेसिकली 2 पावर n हमें बताता है गैमीट्स कितने बनेंगे, गैमीट्स फॉर्मेशंस.
So that N is heterozygous condition. N is how many heterozygous are there? So 2 are there, so there will be 4 gametes. So that we can make again from the Punnet's, we can make it from like this, capital R, capital Y, it is capital R and like this, and capital Y, small y. So you can make 4 gametes here. ये 4 gametes बनेंगे. चारों gametes को आपको सेम सीरीज में रखना है. आप इसको स्ट्रेट भी बना सकते हो. 4 boxes और ऐसे 1 2 3 and another 4. So like this 4 gametes here and 4 gametes here. तो वो भी एग्जाम्पल देगा. जरूरी नहीं है कि आपको रोम्बस पैटर्न में बनाना है. Be comfortable there. तो यहाँ पर ये gametes है और ये gametes है. 4 types of pollens and 4 types of eggs. Bisexual है तो सेम ही है. F2 generations conclusion dihybrid is a multiplication of monohybrid cross only. So it is 3:1 का n और इसका होगा 1:2:1 का भी n. So n is number of characters studied. Is it how many mono or di or a trihybrids? So कितने traits हमें एक साथ characters पढ़े जा रहे हैं उसको देखते हैं इसके अंदर. So this is n. यहाँ पे 2 होंगे. It will be 2 because it's a dihybrid. It's a 2. So 3:1 power 2. तो इसको आप open करके देखें. So what you will get? 9:3:3:1. These are the parental and these are the new recombinants, right? इसी पे third law generate होता है. Got it? वन शॉट है इसलिए इसको मैंने थोड़ा फास्ट ट्रैक पे बताया है. यही आप मैंने डिटेल वीडियोस में आगे जाके देख सकते हैं. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसी के बाद आया डाइहाइब्रिड क्रॉस से. व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स. So remember here is that segregation of 50% capital R and 50% small r. ये independent है from the segregation of the 50% capital Y and small y. Therefore 50% of the small r bearing gametes as capital Y and other 50% has small y. Similarly 50% of the capital R bearing gametes has capital Y and other 50% has small y. So there are 4 genotypes of the gametes, 4 types of pollens, 4 types of eggs जो भी हमने देखा, right? So 4 types. The pollen on the 2 sides of the punnet हमने उसको arrange किया to derive it easily. They give rise to F2 plants. There are 16 squares. How many different types of genotype and phenotypes are formed? You can note them by using the formula कि monohybrid का आपको square करना है, ठीक है? So that is how you can do it. Similarly, you can do for 1:2:1 को 2 times square. तो इसको आपको open up करके इस box को, इस ratio को expand करना है. So you will get the genotype also. Next is law of independent assortment. में हमने इसको देखा कि now this is the rule that law of independent talks about, that yes it is they have segregated independent. The pairs अलग अलग ट्रेड भी दूसरे ट्रेड से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हैं. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नेक्स्ट टॉपिक है. थोड़ा सा इसमें बच्चों को परेशानी होती है. क्रोमोसोमल थ्योरी है यंग एज साइंटिस्ट से शुरू होती है जब बेटर टेक्निक्स हैज डेवलप्ड. लेंसेज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्टेनिंग टेक्निक्स बेटर हो गई हैं. सो यूवी इन्फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी अवेलेबल है. तो नाउ द थिंग्स हैव गॉन टू अ डीप लेवल्स. सो मेंडल का वर्क इसमें स्टार्टिंग में बताता है कि मेंडल का वर्क पब्लिश क्यों नहीं हो पाया आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ रियलिटी इन दैट. सो व्हाई? सो लेट्स सी दैट Mendel published his work on inheritance of characters 1865 में, but for several reasons it remained unrecognized till 1900. Imagine. So that is there. So his concept of genes or factors in Mendel's work. So let's see. Communication. सबसे first drawback is communication was not easy in those days. So इसलिए publish नहीं कर पाए. Concept of gene, stable and discrete units that control the expression of traits. उनको ये explain नहीं कर पाए. Pair of alleles which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature. कहा कि ये जो भी उसके exceptional Mendel cases थे उसके रीज़न की वजह से उनको रिजेक्ट किया कि क्यों मिराबिलिस जुलापा तो ये फॉलो नहीं करता.
So Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomenon was totally new and unacceptable to many of the biologists of his times. अब biology integrated है population genetics से लेकर evolution और biostats, ये सारा mathematics है, तो it has to be there. So he could not provide any physical proof for the existence of factors, and that's what made us unpublished. So timeline from 1865 to 1900. So these are the reasons why the Mendel, as I said, why it was a problem. In 1900, Hugo de Vries, Correns and von Teschmark ने independently 3 अलग अलग जगह 3 साइंटिस्ट ने वही बात रीडिस्कवर किया जो मेंडल ने बताया था. Independently discovered the principles of inheritance due to the advancement of microscopic techniques. The process of cell division was not visible, and hence proof was provided, and the process of cell division was now possible, and hence proof was provided, and the theory was accepted. Next, so we'll talk about so this discovery of structure in the nucleus that appeared to be double and divide just before each cell division. This was discovered due to advancement in microscopy. These were called as chromosomes, colored bodies कहते थे. They were visualized by staining. So 1902 में chromosome movement during meiosis has been worked out. इसको किसने किया? Sutton and Boveri noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain the Mendel's laws finally. So let's study. आपने इसमें meiosis, यहाँ पर meiosis का प्रोफेज 1 explain होता है. So that is what crossing over, movement, and then metaphysic plate में chromosomes का arrangement. Check out cell cycle unit number 3 one shot video. There you will see it. कैसे ये होता है. लॉन्ग फॉर्म वीडियोज में हम लोग उसको विद एनिमेशंस दिखाते हैं. सो हेयर यू कैन सी ए एंड बी पैराग्राफ, जहाँ पे ए इज रिप्रेजेंटिंग द जीन, सी इज टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम्स. बोथ अकर इन पेयर्स, ठीक है. सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन such that only one of the each pair is transmitted to a gamete. Here it is segregate at gamete formation and only one of the each pair is transmitted to a gamete. Independent pairs segregates independent of each other. One pair segregates independently of another pair. That is law of segregation. So that is there. Independent assortment. So यहाँ पे law of segregation की बात हो रही है, यहाँ पे independent assortment. So that's why we talk about here genes, here chromosomes, and how you decide लिखा हुआ है. ठीक है. यहाँ पर आप देखो homologous sites में यहाँ पर ये genes है, लेकिन ये पूरा chromosome जैसे ही अलग होगा, ये सिस्टोक्रोमैटिड्स जैसे ये होमोलोगस पेयर सेपरेट हो जाते हैं, तो इनके साथ अपना सिस्टोक्रोमैटिड भी होता है. ठीक है. टेट्राड स्टेज, तो ये अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे. सो दिस इज व्हाट सेग्रीगेशन इज ऑल अबाउट, राइट. इन द मियोसिस वी कनेक्ट द क्लास. सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया? आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरी. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance. So, and now experimental verification भी हुआ chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues. They have led to discovering the basis for the variation that sexual reproduction produced. मॉर्गन ने किस पे वर्क किया? टाइनी फ्रूट फ्लाइज, जिसको ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर कहते हैं. सो रिमेंबर अब मेंडल एंड मॉर्गन का कॉन्ट्रास्ट. मेंडल is talking about P, that is plant kingdom, and that too bisexual. And Morgan is taken as a study material, animal world, an animal that is a fly, and that too, that is sexes are separate, and that too with XX and XY sex determination technique, and that too with contrast characters in the male and the female. मॉर्गन ने अलग स्टाइल से यूज़ किए वर्जन्स. उन्होंने सारे लेटर्स को स्मॉल रखा और उन्होंने डोमिनेंट और रेसेसिव वर्ड नहीं यूज़ किया. डोमिनेंट के जगह उन्होंने प्लस लगाया, यानी वाइल्ड टाइप्स,
और ये है रेसेसिव, लेकिन वो कोई वर्ड यूज नहीं किया गया। और उन्होंने लेटर्स वो यूज किए जो रेसेसिव थे, मतलब एक्चुअली जो रेसेसिव थे, वाइल्ड टाइप नहीं थे, जिसका फिनोटाइप नहीं दिखता वाइल्ड, वो उन्होंने लेटर्स यूज किए। सो दैट वाज मॉर्गन्स वे ऑफ राइटिंग एंड प्लानिंग हिज चॉक आउट हिज कैलकुलेशंस, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिफरेंसेस हैं उसके। एंड देन व्हाट हैपेंड, उन्होंने क्या पता किया, उन्होंने एक बहुत ही यूनिक चीज पता की कि उनको लगा वो भी 9:3:3:1 रेशो लाएंगे, बट नो, F2 में उनके डाइवर्जन्स हो गए। उन्होंने देखा कि XX में तो these are homologous, they can have crossing over, but XY they are non-homologous, they don't do crossing over, they don't, genes don't are not same। तो सन कभी भी क्रॉसिंग ओवर करके न्यू वेरिएंट्स तो लाएगा नहीं, लेकिन हाँ जब फीमेल अपना सेग्रीगेट हो रही है इंडिपेंडेंटली, दे सेपरेट, एट दैट टाइम दे मे अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंड करेगा, जीन्स क्लोज कितने हैं और कितने दूर, वो मैं आपको दूसरे इसमें दिखा रही हूँ स्लाइड में। सो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड। टाइटली लिंक मतलब हुआ जैसे ये क्रोमोसोम हम दिखाते हैं इस तरह से, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने सेंट्रोमेयर ये वाला लिया है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है ये। लेट्स फॉर हमारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए पेन पेपर, यहाँ पर हमने अगर एक जीन लिया सपोज W और दूसरा हमने लिया Y जो कि काफी क्लोज है, YW क्लोज है, तो क्रॉसिंग ओवर जीन्स में, यानी कि जीन्स को क्रॉस ओवर करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। एक तो सेंट्रोमेयर से भी दूर हो वो, प्लस वो दो जो जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, जीन्स में थोड़ा सा गैप हो। अगर हम दो जीन्स को कंसिडर करें, उनके बीच में थोड़ा गैप हो, तो हमें उनका क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगा। तो अगर हम दूसरा क्रोमोसोम का सेट बनाए, वहां पे हमने लिया W और यहाँ मैंने लिया M, तो आप देखो मैंने M और W को कितना दूर कर दिया, तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर, जिसको मैं CO लिख रही हूँ, क्रॉसिंग ओवर बहुत अच्छे से होगा, नेवर 50% वैसे भी एक्सीड नहीं करेगा, दैट्स अ डिटेल क्लास टॉपिक्स। क्रॉसिंग ओवर विल नेवर एक्सीड more than 50% independent assortment, right? तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर इज स्टिल पॉसिबल। पेरेंट्स हमेशा, पेरेंट का जीन का कॉम्बिनेशन इनहेरिटेंस हमेशा ज्यादा रहेगा, इसके लिए मैं आपको मियोसिस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ। सो पेरेंट का ज्यादा रहेगा कॉम्बिनेशन हमेशा, रिकॉम्बिनेंट हमेशा कम रहेगा। लेकिन ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट है, सपोज ये R2 है अभी इसके लिए, और ये वाला पेरेंट भी हमेशा इसका ही ज्यादा होगा इनहेरिटेंस, ये R1 है, रिकॉम्बिनेंट 1, इसमें रिकॉम्बिनेशन कम है, इसमें क्रॉसिंग ओवर कम है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा लिंक्ड है, दे आर क्लोज लिंक्ड, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम है। तो इसलिए R1 डेफिनेटली पेरेंट का कॉम्बिनेशन इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज ये R1 और R2 में R2 की वैल्यू ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस है, जेनेटिक जीन डिफरेंस डिस्टेंस है, ठीक है, ऑन द क्रोमोसोम। तो ये है कॉन्सेप्ट। इस पूरे डायग्राम में नीट के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट किस का रेशो किस में ज्यादा है, किस तरह के क्रॉसेस में, जहां पे जीन्स लिंक्ड कम है और डिस्टेंस ज्यादा है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज बढ़ गई। दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। वो CBSE में होगा जो आपको पुनेट्स बना के समझा के एक्सप्लेन करना होता है, बट इन नीट यू हैव टू रिमेंबर जस्ट स्मॉल कॉन्सेप्ट। Next is, some genes were very tightly linked, जैसे क्रॉस A है इस बुक में, while others were loosely linked, showed higher recombinations, जैसे क्रॉस B. So that he found that genes white and yellow were very tightly linked in the genes and showed only 1.3% recombination, जिसको मैंने R1 बोला था, 1.3 है। वाइल व्हाइट एंड मिनिएचर वाले विंग का जो क्रॉस था, क्रॉस B, वो 37.2% है, जिसको मैंने R2 लिया है। तो देखो R2 इज ग्रेटर देन R1, 37.2 इज ग्रेटर देन 1.3% वाइज। सो हिज स्टूडेंट Alfred used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosomes as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome. इसके बेसिस पर जीन A, C, B हो सकता है पास हो जीन A, उनके बीच में सपोज इनके बीच में 10 है डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 7 है, इसमें 3 है, तो ऐसे करके जीन्स का प्लेसमेंट पता कर सकते हैं, मैप यूनिट्स
मॉर्गन यूनिट्स कहते हैं. सो इट इज एक्सटेंसिवली ये यूज भी हुआ है इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट in the sequencing of whole genome was done in the case of human genome sequencing project. Linkage and recombination. Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila. ठीक है? And they were sex linked. So crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by the Mendel in peas. ठीक है? तो उन्होंने भी वही किया, intercrosses किए. But F2 ratio deviated very significantly from 9:3:1 ratio expected when the two genes are independent still. So this is because linkage has been identified, जो Mendel के टाइम पे नहीं हुआ. So two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome. The proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. So Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes, coined the term linkage to describe this physical association of genes on a chromosome. The term recombination to describe the generation of non-parental gene combinations. Next, so here we can see for the third law, this is possibility 1, this is possibility 2. तो ये possibilities है. Meiosis 1 एनाफेज दिखा रहे हैं यहाँ पे, Meiosis 2 एनाफेज यहाँ पे है. जर्म सेल्स एज इट इज चले गए इसमें विदाउट एनी एक्सचेंज. ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, देखो यहाँ पे कलर्स हैव बीन स्वैप्ड, यहाँ क्रॉसिंग ओवर दिखा रहा है. So this is all two possibilities depending on the positioning of the genes. Why Morgan chose Drosophila? Why? So why? Because life cycle completes in 2 weeks and many progenies in a single mating, sexual dimorphism, many hereditary variations can be observed with a low power microscope and can be grown in simple synthetic medium. Next. So what we see ultimately, percentage 1% recombination is equal to 1 map unit. परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और क्रॉसिंग ओवर वैल्यू का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100. These are two combinations which you can remember, YW and WM का जो क्रॉस हुआ है. और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? व्हाट इज पॉलीजेनिक? यानी कोई एक ट्रेट जिसमें मोर देन वन जीन, मतलब 2 जीन्स जो है ना, जो भी उसके एलील्स हैं उससे ज्यादा. सम ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 or more जीन्स and are thus called as polygenic traits. Polygenic traits कहते हैं. So besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account influence of the environment. environment पे बहुत depend करता है वो express होगा कि नहीं. मतलब 2 बच्चे हैं, उनके सिमिलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसेस का स्किन, लेकिन एक यहाँ जो ज़्यादा इक्वेटर के पास है और ज़्यादा पोल्स के पास है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्किन का टेक्सचर वेरी करेगा. तो क्यों? वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पर. सो इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील. इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव होता है. इसमें एग्जाम्पल है स्किन कलर एंड हाइट ऑफ अ ह्यूमन. सो number of each type of allele in a genotype would determine the darkness or lightness of the skin in a individual. अच्छा, अगर dominant alleles देखें, 3 dominant alleles हैं for melanin pigmentation, तो अगर तीनों के तीनों capital मतलब homozygous dominant हैं तो वो darkest skin texture होगा. और अगर तीनों के तीनों रेसेसिव है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, तो वो होंगे लाइटेस्ट स्किन कलर, लीस्ट मेलानिन डिस्ट्रीब्यूशन. और इसका इंटरमीडिएट भी बनेगा, दैट इज दिस कॉम्बिनेशन. ठीक है, दैट इज द मीडियम रेंज स्किन टेक्सचर. प्लियोट्रॉपिज्म क्या होता है? जिसमें एक जीन, अब प्लियोट्रॉपिक जीन वो होता है जिसमें एक जीन में कोई चेंजेस आ गए और वो मल्टीपल ट्रेट्स को गवर्न कर रहा है, उसने अलग अलग कैरेक्टर्स में चेंजेस करके दिखाया है एक जीन ने, तो उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म. mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways
which contribute towards different phenotypes. बेस्ट एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक सिंगल म्यूटेशन हो गया सपोज, तो इट इज अ म्यूटेशन. अब फिनाइल कीटोन्यूरिया विच अकर्स इन ह्यूमंस, डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन दैट कोड्स फॉर एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. सिंगल जीन म्यूटेशन है ये. लेकिन जब ये जीन म्यूटेशन होगी, इससे जो एक्सप्रेशन है पर्सन का, ये मैनिफेस्ट क्या करेगा, जो पेशेंट है उसमें फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या आएगा, मेंटल रिटार्डेशन भी दिखेगा, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, 3 चीजें दिख रही हैं. म्यूटेशन एक ही जीन की हुई है, तो इसको हम कहेंगे प्लियोट्रोपिज्म, राइट. नेक्स्ट टॉपिक कम्स टू सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन, सो इट इज experiments carried out in insects. Sex determination, उससे पता चला cytological observations made in a number of insects lead to the development of the concept of genetic या chromosomal basis of sex determination. Hanking in 1891 could trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in few insects. It was also observed by him that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis, whereas 50% sperms did not receive it. तो हैंकिंग ने उसको क्या नाम दिया, एक्स बॉडी, जो आज एक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है. ठीक है. फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, अच्छा रिमेंबर, वो इस एक्स बॉडी का सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो बाद में इन्वेस्टिगेशंस हुई. अदर साइंटिस्ट्स लीड टू द कंक्लूजन कि जो ये एक्स बॉडी है, जो हैंकिंग ने बताया, डिस्कवर किया है, इन अ फैक्ट a chromosome that's ये chromosomes के अंदर है, that's why it is known as sex chromosome, right, X chromosome. And observe that a large number of insects, the mechanism of sex determination is of XO type insects में. ठीक है. All eggs bear additional X chromosome beside the other chromosome autosomes. On the other hand, the sperms bear X chromosomes whereas some do not. So egg fertilized by sperm having X chromosome, so it is like XO, and female is always XX. So it is a cross with a sperm. ये sperm है insects में. So this is दो तरह के zygotes इसमें बन सकते हैं, दो तरह के gametes बन सकते हैं. Heterogamitic condition. Heterogametes होते हैं इसमें मेल जो दो तरह के sperm बना रहा है, एक में X chromosome है, एक में no X chromosome, और फीमेल हमेशा egg बना रही है with X chromosome. तो यहां पर इंसेक्ट्स में ये देखा जाता है XO टाइप. सो ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द X क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, it was designated to be the sex chromosome. Rest of the chromosomes were named as autosomes. So grasshopper is an example of XO type grasshoppers. Then we talk about here. So male heterogamity देखी जाती है. So in that case we can see even Drosophila और humans में भी males are heterogamity, मतलब दो तरह के gametes produce करते हैं, X and Y. और female heterogamity शो होती है birds के अंदर. It is seen in the birds that में female is Z and W और male birds होते हैं ZZ. So female decides, egg decides whether it is going to be the progeny male or a female. So a pair of X chromosomes are present in the female, whereas the presence of an X and Y chromosomes are determinant of the male characteristics. Right? So humans and Drosophila works the same, with similar X chromosomes only, but sperm is X or Y, so 50-50 chances of a girl or a boy. Unfortunate that in our society women are blamed for giving birth to a female child. First of all, why the female होना एक blame है, so nobody should think from that angle, and equity should work. It has been ostracized and ill-treated because of this false notions. So this is about the humans, this is about the Drosophila. ये है in case of birds. अच्छा, एक आपको बताएंगे हम दूसरा सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक, जिसमें हैप्लॉइड है तो वो मेल है और डिप्लॉइड है तो वो फीमेल है.
So that is in some social insects, जहाँ पे आपको one of the example यहाँ दिया गया है of honeybees, apis, haplodiploid sex determination system. So males have half the number of chromosomes than that of the female. The females are diploid having 32 chromosomes and males are haploid. So mechanism of sex determination in honeybees. You can see here the parents, female is 32, meiosis होगा तो दो egg haploid है. अगर इस egg ने as it is parthenogenesis से parthenogenesis without sperm fertilization से egg जाइगोट में ट्रांसफर हो जाता है और डेवलप हो जाता है तो वो मेल होते हैं. द मेल्स आर स्टेराइल एंड दे आर ड्रॉन्स. बट येस, सम मेल्स में जेनेटिक चेंजेस हैं एंड देन दैट मेल अगर प्रोड्यूस करता भी है स्पर्म तो उसको माइटोसिस से ही स्पर्म प्रोड्यूस करना है. तो 16 हो गए स्पर्म्स और 16 एग, जब ये फ्यूज होते हैं तो वो फीमेल प्रोजेनी बनती है. फीमेल इज 32. तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. There were special characteristic features such as the males produce sperms by mitosis exceptional. They do not have father. Males के father नहीं होते क्यों? क्योंकि parthenogenesis से बने. Thus they cannot have sons. वो son भी नहीं बना सकते. Son कब बनेगा? Son तो बनेगा parthenogenesis से, तो they will never have sons. But they can contribute to have daughters. Then daughters can have sons. So that's why they have a grandfather and they can have grandsons. So इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में खुद बना के लिख के देखिए. You will have the clarity for it. Mutations क्या होती हैं? So what are mutations? Mutations it's a phenomenon so which results in the alteration of the DNA sequences, consequently result in the changes in the genotype. Obviously then phenotype पे effect पड़ेगा of an organism. और म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिनन रिलेट्स टू वेरिएशन इन डीएनए. इसका डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन तो है, पर्टिकुलरली इन यूनिसेलुलर जो एसेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं. मोनेरा हो गया इन द बैक्टीरियल वर्ल्ड, वायरसेस, so they are actually dependent on mutations which is happening and they're becoming variants, right? So one DNA helix runs continuously from one end to the other in each chromatid in a highly supercoiled form. Therefore loss जिसको deletion कहते हैं, gain जिसको insertion, और gain duplication मतलब एक ही मतलब amino acid base pairs या कोई triplet codon repeat हो गया जिसको duplication कहते हैं of a segment of a DNA result in alteration in chromosomes. ये causes हैं जो ध्यान रखने हैं कि कैसे chromosome में alteration आएगी. Since genes are known to be located on chromosome, alteration in chromosome results in abnormalities or aberrations. So chromosomal aberrations are commonly observed in cancer cells. Remember this line. Mutation also arises due to change in a single base pair of DNA. So this is known as point mutation. A classical example of such a mutation is sickle cell anemia. So deletions and insertions of base pairs of DNA cause frame shift mutation, जिसमें पूरा एक base pair हटने से जो सीक्वेंस है, जेनेटिक कोड हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ट्रिपलेट कोडोन कॉमा लेस है, तो अगर बीच में कोई और आ गया एडिशन तो फिर ये फ्रेम की रीडिंग चेंज जाएगी. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ट्रिपलेट कोडोन बनेंगे. The mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion, and however there are many chemical physical factors that induce mutation. उनको mutagens कहते हैं. UV radiations, अगर हम abiotic देखें तो UV radiation can cause mutations in organism. It is a mutagen. Genetic disorders. क्या होते हैं genetic disorders? So after the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human beings begins. Right here, after the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human beings begins. Since it is evident that control crosses that can be performed in pea plants or some other organisms are not possible in case of human beings, because it is parent with offspring, so it is not possible in human beings. Study of the family history about inheritance of a particular trait provides an alternative. Such an analysis of traits in several of generation of a family is called pedigree analysis. So
हम इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम पेडिग्री से पढ़ सकते हैं. सो इसलिए पहले पेडिग्री और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैंड टू हैंड डिस्कशन में जा रहे हैं. पेडिग्री में क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस एक फैमिली ट्री की तरह पढ़ी जाती है. ठीक है, तो इसमें इट इज अ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशंस. ह्यूमन जेनेटिक्स, जिसके अंदर हम ह्यूमंस के बैड जीन्स पढ़ते हैं, कोई पर्टिकुलर ट्रेट विच इज अनडिजायरेबल एंड इट इज कंजेनाइटल, मतलब सिंस बर्थ है और वो प्रोजेनीज में अगले जनरेशन में आ सकते हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटीज है, उनको हम पेडिग्री से ट्रेस कर सकते हैं और उस तरह के क्रॉसेस, मैरिजेबल क्रॉसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. In human genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. So some of the important standard symbols used in the pedigree analysis, इसको हमने शो किया एक पर्टिकुलर फिगर आपके NCERTs में, राइट. एंड DNA कैरियर है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का. So definitely it is transmitted from one generation to other without any change or alteration. Changes or alteration do take place occasionally. Such an alteration or change in the genetic material is referred to as mutations. Number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of changed or altered genes or chromosomes. ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर mutations अगर होती हैं, that is modified genes, या तो वो recessive रह के silent होती हैं, बट कुछ mutations harmful हो सकती हैं और वो generation after generation carry on होती है, carry forward. So genetic disorders may be grouped into two categories. इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक जिसमें पूरे क्रोमोसोम्स के अंदर सिर्फ एक जीन में म्यूटेशन है, डेफिनेटली तो फिर वो जीन पॉइंट म्यूटेशन के अकॉर्डिंग जाएगा और वो मेंडल के लॉ को फॉलो करता है. डोमिनेंट या रेसेसिव ट्रेट होगा, वो ऑटोजोम्स पे है या सेक्स क्रोमोसोम्स पे है, एलोजोम्स जिसे हम कहते हैं, वो हम ट्रेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फिर पेडिग्रीज के थ्रू उनको स्टडी कर सकते हैं. और पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम उनकी प्रोबेबिलिटी इन द नेक्स्ट जनरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारी स्पेशल वीडियो सीरीज न्यूमेरिकल्स, ऑल न्यूमेरिकल्स ऑफ बायोलॉजी में कवर होता है. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन. So these disorders are transmitted to the offsprings on the same lines as we have studied in the principle of inheritance. The pattern of inheritance is वही dominant या recessive. And in a pedigree से हम इसको पता कर सकते हैं and इससे हम पुनेट से भी probability पता कर सकते हैं. अच्छा, most common जो genetic disorders हैं उसमें से आपको सिर्फ दो चीजें अलग देखनी है, वो थोड़ा X-linked है. X-linked दैट इज हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों अलग हैं. ये एक्स-लिंक्ड इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, यानी ये सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन होती है. इसके अलावा जो आपके कोर्सेज में दिया हुआ है ये सारे ऑटोजोम्स हैं, यानी उसमें एक ही जनरेशन में ब्रदर या सिस्टर, भाई बहन दोनों में वो ट्रेट देखा जा सकता है. तो वो जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड होता, जेंडर के अकॉर्डिंग होगा. XX और XY में जो X क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स 23rd, वो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस देगा. सो हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया. इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव. लेकिन इन सब में जो भी दिया हुआ है, दे ऑल आर रेसेसिव. डोमिनेंट इज मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, जिसका पेडिग्री दिया हुआ है, लेफ्ट साइड वाला पेडिग्री आपके NCERT डायग्राम्स का. So by the pedigree analysis one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. The trait may also be linked to the sex chromosomes as in case of hemophilia and color blindness. It is evident कि X-linked recessive traits show transmission from carrier female to male progeny only. ठीक है, एक कैरियर फीमेल ही एक फीमेल, अब हमेशा क्योंकि फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मदर का एग उसमें जाता है सन में, क्योंकि फादर से सन में वाई क्रोमोसोम जाएगा, तो म्यूटेशन एक्स की मदर से ही ट्रांसफर होती है और मदर यूजुअली कैरियर होती हैं, क्योंकि ये रेसेसिव जीन्स हैं, रेसेसिव म्यूटेशन है. तो मदर को तभी इफेक्ट दिखेगा जब मदर खुद होमोजाइगस कंडीशन में वो दोनों म्यूटेशंस कैरी कर रही हैं, तो खुद अपने ट्रेट को शो करेंगी. अदरवाइज वो अनअफेक्टेड फीमेल है, लेकिन अगली जनरेशन को जीन पास ऑन कर रहे हैं अपने बेटे को.
राइट तो ये मैंने सारा इसमें दिया हुआ है, जो सेम चीज़ है जो मैंने पैराग्राफ में पढ़ाई है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो डिफरेंट है। क्रोमोसोम्स का पूरा जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसमें से एक क्रोमोसोम किसी और पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अलाइन हो गया है, सो दैट, या एडिशन ही आ गया है, या तो उसमें एडिशन आ गया है। मतलब जब सेग्रीगेशन हो रहा था, जब स्पिंडल फाइबर सेपरेट हो रहे थे, तो उस टाइम पे सेपरेशन में ही कोई प्रॉब्लम हुई है, एंड ड्यू टू विच what happened, unequal division of chromosomes happened in the sister gametes। तो उस तरह से वहां से वो ट्रेट शुरू होता है, वहां से हम उसको स्टडी करते हैं। डाउन सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आपको कोर्स में दिया गया है। तो इसमें ड्यू टू लेस एडिशनल, और या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया या फिर एक क्रोमोसोम कम पड़ गया, सो दैट इज द रीजन। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम जल्दी से सबके फीचर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ द मेल्स एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स होती हैं कैरियर। सो दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल्स हैव 2। So the mother is not herself colorblind because the gene is recessive. A daughter will not normally be colorblind unless her mother is a carrier and her father is a colorblind. इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बी वेरी केयरफुल। ये हमारे क्वेश्चन और पेडिग्री पनेट स्क्वायर जो हमारे शीट्स होती हैं, न्यूमेरिकल शीट्स, उसमें प्रैक्टिस कराई जाती है। हीमोफीलिया, दिस इज द थ्योरी पार्ट वी आर कवरिंग। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है ये। इसमें सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स, यानी एक प्रोटीन बनेगा उससे दूसरा सीरीज हो पाएगा, वही इनिशिएट करेगा थर्ड स्टेप को। तो दैट इज वन आफ्टर द अदर। कोई सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस अगर हमारे बॉडी में होती हैं तो उसको कैस्केड कहते हैं। एक भी अगर स्टेप नहीं कंप्लीट होता तो अगला स्टेप होने में काफी डिले हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। तो हीमोफीलिया इट्स अ ब्लीडर्स डिजीज। तो इसमें ब्लड कोएगुलेशन, जैसे कट लगने पर नॉर्मल ब्लीडिंग, क्लॉटिंग टाइम 4 मिनट्स है अप्रॉक्स, लेकिन वो और डिले हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, जिससे अगर एक्सेसिव कंडीशन में ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है, विच इज़ फेटल फॉर द पर्सन। So a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. Due to this affected individual, a simple cut will result in non-stop bleeding. Possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare. क्यों? क्योंकि mother of such female has to be at least a carrier and the father should be hemophilic, usually unviable in the later stage of life. The family pedigree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease. Sickle cell anemia autosomal linked recessive है, ये इसके जीनोटाइप्स हैं। ये है सिंगल पेयर ऑफ एलील्स HBA एंड HBS। HBS म्यूटेंट को शो कर रहा है, HBA नॉर्मल है। So 3 possible genotypes, only homozygous individuals for sickle cell should be this diseased phenotype है ये। और heterozygous individuals ये वाले होंगे with 1 normal and 1 mutant gene। Individuals appear apparently unaffected, but they are carrier of the disease as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting single cell trait. The defect is used by the substitution of glutamic by वैलीन। तो हम ऐसे बोलते हैं क्लासेस में, वैलीन का वेलकम हो गया, तो वैलीन आया है, ग्लूटामिक एसिड हट गया। एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। सो इट इज द बीटा ग्लोबिन जीन पर फ्रॉम GAG से GUG होता है। सो दिस इज अ सब्सटीट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन ड्यू टू सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट द 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG। So mutant hemoglobin molecule undergoes पॉलीमराइजेशन। सिकल उसमें है, तो इसमें क्या होता है, सिकल जो RBCs होते हैं ये, इनको आपस में पॉलीमराइज यानी कि ग्रुप होने में इनका ग्रुपिंग हो जाती है, जिसकी ब्लॉकेज कर देते हैं। अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू elongated sickle like structures. Phenylketonuria is autosomal recessive trait. अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम, जिसकी वजह से एक अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जो बहुत जरूरी है टू मेक सम अदर अमीनो एसिड्स। अब
टायरोसिन नहीं बन रहा है तो फिनाइल एलेनिन रॉन्ग मेटाबोलाइज होगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, कन्वर्ट होगा गलत केमिकल्स में, फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स, और ये ब्रेन में रिजल्ट करता है मेंटल रिटार्डेशन. These are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney. Thalassemia, autosome linked recessive blood disease है ये, transmitted from parents to the offsprings when both the partners are unaffected carrier for the genes या heterozygous है. The defect could be due to either mutation or deletion, which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chains, alpha and beta chains that make up the hemoglobin. So this causes a formation of abnormal hemoglobin molecule, results into anemia, which is characteristics of the disease. ये दो तरह के होते हैं. According to classification is according to which chain of the hemoglobin molecule is affected. Hemoglobin molecule में 2 अल्फा 2 बीटा होते हैं. तो अगर अल्फा थैलेसीमिया, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड तो अल्फा थैलेसीमिया होगा, और अगर बीटा ग्लोबिन चेन में म्यूटेशन है तो वो बीटा थैलेसीमिक होंगे. प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड. अब दोनों के जीन्स भी अलग अलग हैं. अल्फा थैलेसीमिया के लिए जो 2 जीन्स हैं वो है HbA1 एंड HbA2, और वो लिंक्ड जीन्स हैं, दे आर टुगेदर ऑन क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट, एंड इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स. अल्फा थैलेसीमिया होता है. वेयर एज बीटा थैलेसीमिया जो होता है, एंड इट इज controlled by a single gene only, HBB chromosome 11 पर होता है, of each parent and occurs due to mutation of one or both the genes. तो थैलेसीमिया differs from sickle cell कैसे? सिकल सेल में काउंट में दिक्कत नहीं है, क्वालिटी खराब है, लेकिन थैलेसीमिया में काउंट यानी क्वांटिटी ही कम है हीमोग्लोबिन की, सो दिस इज अ लेस हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन. फॉर्मेशन इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम इन थैलेसीमिया, synthesizing too few globin molecules, while the later, that is अगर हम सिकल सेल एनीमिया को देखते हैं वहाँ पे हीमोग्लोबिन बिल्कुल परफेक्ट है. क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ द सिंथेसाइजिंग इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन्स सिकल सेल में अंदर वही होगा, बिकॉज वहाँ पे हाँ ग्लोबिन में चेंजेस है, उसकी क्वालिटी में चेंजेस हैं, लेकिन नंबर में कोई इफेक्ट नहीं है. सो हेयर यू कैन सी द डायग्राम आपको रिमेम्बरेंस के लिए. बाय कनकेव तो सिकल सेल आरबीसीज, नॉर्मल HbA जीन GAG, GTC इसकी ये नॉर्मल है, mRNA नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल बना HbA पेप्टाइड, ये HbS. इसमें आप देखो GUG आ गया एक ही जगह, सो यहाँ पे वैलिन है, यहाँ पे ग्लूटामिक था. these are micrographs. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं, सो इट इज एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स. सो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिविजन cycle results in the gain or loss of chromosomes is aneuploidy. Failure of cytokinesis after telophase stage of cell division results in an increase in a whole set of chromosomes. अगर न्यूक्लियर डिवाइड हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, so what will happen? There will be additional set after the telophase in an organism, and this phenomenon is polyploidy, जो usually plants में होती है, animal world में बहुत minimum. So next, sometimes though rarely, either an additional copy of a chromosome may be included in an individual or a may lack one pair of chromosome. या तो एक क्रोमोसोम ऐड हो गया या सब्ट्रैक्ट. सो दीज सिचुएशंस आर नोन एज ट्राइजोमी, अगर ऐड हुआ तो ट्राइजोमी हो गया, या मोनोजोमी जिसमें एक पेयर कम है, मिसिंग पेयर ऑफ क्रोमोसोम एलील्स में. सो रिस्पेक्टिवली सच अ सिचुएशन लीड्स टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन द इंडिविजुअल. सो एग्जाम्पल्स है डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम के क्या फीचर्स है? क्रोमोसोम 21, ट्राइजोमी 21, इसको डिस्क्राइब किया था लैंगडॉन डाउन इन 1866. और इसमें द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, पार्शली ओपन माउथ होगा इनका, पाम में ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज है, फिजिकल साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट इनकी रिटार्डेड होती है. Klinefelter syndrome में genetic disorder is caused due to presence of additional copy of X chromosome resulting into a karyotype of 47 XXY,
and it has overall masculine development, feminine development, development of breast, जिसको gynecomastia condition कहते हैं. In such individuals, they are sterile males but their IQ has perfect, कोई issue नहीं है. Turner syndrome female होती है XO 45, that is 44 chromosomes plus XO, so 44 and 45 total. तो लिखेंगे ऐसे. Klinefelter में हम कैसे लिखेंगे? 44 plus XXY. So such a disorder is caused due to the absence of one of the X chromosomes, 45 with X. So such females are sterile होंगी, वो ovaries उसकी rudimentary है और non functional है, और वो lack of secondary sexual characters is development of breasts, web neck, short stature and with low IQ. Here it is. आपको ये डायग्राम्स भी याद रखने हैं, जहाँ पे ये ट्राइजोमी यहाँ पे दिख रहा है. 21st trisomy is seen here. Flat back of the head, many loops on the fingertips, palm crease, ऐसा deep सा line होगा हाथ में. Broad flat face, big and wrinkled tongue, congenital heart disease भी हो सकता है, मतलब heart में defects है. Tall stature with feminine character is Klinefelter. Short stature and underdeveloped feminine character is Turner female. Right, and here in this summary देख लेते हैं. A recessive character that was not expressed in heterozygous condition may be expressed again when it becomes homozygous. Hence, characters segregate while formation of gametes. That is law of segregation. मैंने ये अलग से थोड़ा सा mark किया था. And here we can see Mendel's laws were extended in the form of chromosomal theory of inheritance. Later, it was found that Mendel's law of independent assortment does not hold true for the genes that were located on the same chromosomes. These are linked genes. Linkage maps therefore corresponded to arrangement of genes on a chromosomes. So linked genes do not follow Mendel's laws. Right students? Okay बच्चों, तो अब हम next video आप मेरा जरूर देखें. That is one shot for molecular genetics. Thank you.